हाँ जी, हमने लास्ट क्लास में प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस की बात की थी, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ। इसमें ध्यान रखो, जब भी हम इंश्योरर की बात करेंगे तो इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड मीन्स जिसने अपना इंश्योरेंस करवाया है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो। जहाँ पर भी इंश्योरर की बात आएगी वहाँ पर हम इंश्योरेंस कंपनी को रेफ़र करेंगे। Insurer means insurance company and insured means the person who has got his things or life insured. तो इसमें देखो, सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या है कि इसमें इंश्योरर एंड इंश्योर्ड दोनों को शुड डिस्प्ले गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब क्या है कि उनको एक दूसरे के प्रति पूरा विश्वास दिखाना चाहिए, शो करना चाहिए। कि both the insurer and insured should display good faith towards each other in regard to the contract. गुड फेथ का मतलब यहाँ पर है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो एक दूसरे को बताएंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जो उनको लगता है कि इसको बताने से मुझे नुकसान हो सकता है, एनी टाइप ऑफ मॉनेटरी कि किसी भी तरह का मॉनेटरी अगर उनको नुकसान होने की संभावना नज़र आ रही है तो दे शुड डिस्क्लोज इट टू ईच अदर। ये नहीं है कि इससे मुझे नुकसान हो जाएगा, अगर मैंने बताया तो मुझे नुकसान हो जाएगा, अगर मैंने छुपाया तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा तो मैं उस चीज़ को कंसील कर लूँ। ऐसा नहीं है, उन्हें वो चीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू वॉलंटरी मेक फुल एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल फैक्ट्स। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे कि सपोज़ किसी को पहले से कोई बीमारी है तो वो इंश्योरर ने उससे उस बीमारी के बारे में ना भी पूछा हो तो भी उसको वो बीमारी डिस्क्लोज करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। ऐसी अगर किसी की कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री के आसपास कोई केमिकल का गोडाउन है या उसकी अपनी फैक्ट्री में कोई केमिकल यूज़ होता है विच इज़ एक्सप्लोसिव नेचर, तो उसको ये चीज़ अपने कॉन्टैक्ट में बतानी चाहिए कि मैं अपने गोडाउन में ये केमिकल यूज़ करता हूँ या मैं अपनी फैक्ट्री में ये केमिकल यूज़ करता हूँ। मतलब इस तरह से कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको लगता है कि नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, वो सारी बातें उसको डिस्क्लोज करनी चाहिए। ठीक है। एंड रिस्क बीइंग प्रपोज एंड द इंश्योरर टू मेक क्लियर ऑल द टर्म्स। और एक ये नहीं कि सिर्फ इंश्योरर ही इंश्योर्ड ही बताएगा, इंश्योरर को भी ये सब चीज़ें अपनी क्लियर कर देनी चाहिए। इंश्योरर को भी अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो क्लियर कर देने चाहिए। ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, वो सब जो है उसको क्लियर कर देनी चाहिए, ताकि अगर कोई फ्यूचर में किसी भी तरह की ऐसी कोई दुर्घटना होती है जिसमें वो मटेरियल फैक्ट मतलब इम्पॉर्टेंट जो बात है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो अगर सामने आती है तो वो बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी हो सकता है। वॉइड का मतलब क्या है? ऐसा माना जाता है जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। देखिए, इन्होंने इसमें एक लाइन ये दे दी, इन एनी फैक्ट विच इज़ लाइकली टू इफेक्ट द माइंड which is likely to affect the mind of a prudent insurer in deciding to accept the proposal of insurance or in fixing the rate of premium is material for this fact। कि ये कह रहे मटेरियल का मतलब क्या? इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ मानी जाएगी? वो कोई भी ऐसा फैक्ट, वो कोई भी ऐसी बात जो इंश्योरर या इंश्योर्ड के माइंड को चेंज कर सके, यानी उसके डिसीजन को चेंज कर सके या उसके प्रीमियम के अमाउंट को चेंज कर सकता हो, उसको हम मटेरियल फैक्ट कहेंगे। और अगर आप ऐसी बात डिस्क्लोज नहीं करते हो तो वो वॉइडेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इंश्योरर होगा। वॉइडेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इंश्योरर मतलब कि अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस वक्त अगर इंश्योरर को, इंश्योरेंस कंपनी को ये नज़र आता है कि ये बात हमारे से छिपाई गई और इस बात का इंश्योरेंस या एक्सीडेंट में का क्लेम बढ़ाने में हेल्प कर रही है ये बात जो हमारे से छिपाई गई थी, तो वो उस इंश्योरेंस क्लेम को रद्द कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। ठीक है बेटा। दूसरा इसमें जो है कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आपसे ना एग्जाम्पल देकर आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए इसमें कौन सा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस अप्लाई हो रहा है। तो देखिए, जैसे सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट कि जब
हम केवल उसी चीज़ का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जो इंश्योर्ड है वो केवल उसी चीज़ का इंश्योरेंस करवा सकता है जिसमें उसका अपना कोई इंटरेस्ट हो, अपना कोई हित हो, मीन्स कि उस चीज़ की के सर्वाइवल में उसको फ़ायदा हो, और अगर वो चीज़ को कोई लॉस हो जाता है, कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो जाता है, तो उसी व्यक्ति को उस चीज़ का नुकसान हो रहा हो। देखो, द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस. One fundamental principle, fact of this principle is that it is not the house, ship, machinery, potential liability of life that is insured, but it is the pecuniary interest of the insured in them. Pecuniary का मतलब क्या है कि हम किसी चीज़ को इंश्योर नहीं कर रहे हैं. देखिए, जब कोई नुकसान हो जाएगा तो वो चीज़ बनाकर नहीं दी जाएगी उसको. मकान, अगर किसी के मकान में आग लग गई तो उसे मकान नहीं दिया जाएगा. अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो वो व्यक्ति नहीं ला कर दिया जाएगा. एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं इंश्योरेंस के थ्रू? हम उस व्यक्ति के होने वाले नुकसान को कवर कर रहे हैं. तो ये कह रहे हैं कि जब तक किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के होने से फ़ायदा ना हो और ना होने से उसको नुकसान ना हो, तब तक हम उस चीज़ का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते. तो देखो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब देखो इन्होंने फिर से दे रखा है यहाँ पर, मीन्स सम पेक्यूनरी. पेक्यूनरी मतलब कोई पैसे से रिलेटेड हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए. पेक्यूनरी मीन्स मॉनेटरी इंटरेस्ट होना चाहिए. द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंटरेस्ट इन द, मतलब कि इंश्योरेंस, जो इंश्योर करवा रहा है इंश्योरेंस, वो व्यक्ति ऐसा, मतलब जो भी प्रोजेक्ट सब्जेक्ट है जिसको हमने इंश्योर करवा रखा है, वो उस व्यक्ति उस चीज़ को बचाने के लिए पूरे पूरे एफर्ट करे, ऐसा उसके अंदर होना चाहिए. जैसे मान लो अगर कोई चीज़ हमारे से बिलोंग नहीं करती, हमारी वो चीज़ नहीं है, और हमने उसको इंश्योरेंस करवा रखा है, तो वो चीज़ रहे या नुकसान हो जाए, हमें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है. तो हम लोग उसके नुकसान होने पर भी उसको बचाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे. तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको बचाने के लिए हम कोई स्टेप ना उठाते हों, ऐसी चीज़ का हम इंश्योरेंस नहीं करवा सकते. तो देखो, इन केस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, अब देखो ये आपको ये हाइलाइट्स हैं ये, कि अगर किसी चीज़ का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट of the insured in the subject matter of the insurance must exist at the time of the happening the event. देखो बेटा, ये जो है ना इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखा जाता है अलग अलग चीज़ों में, कि जैसे प्रॉपर्टी के केस में दुर्घटना होते समय, जब दुर्घटना हुई तो उस व्यक्ति को क्लेम मिलेगा जो उस वक्त उस चीज़ का मालिक था. यानी कि ऐसा हो सकता है कि इंश्योरेंस करवाया हो किसी और ने और इंश्योरेंस का क्लेम किसी और को मिल रहा हो. जिस वक्त दुर्घटना हुई उस वक्त ये देखा जाएगा कि उस प्रॉपर्टी का, उस सब्जेक्ट मैटर का ऑनर कौन था. जो ऑनर होगा, जिसका उसके ऊपर राइट होगा, केवल उसी को इंश्योरेंस मिले, क्लेम मिलेगा. ये नहीं होगा कि जिसने इंश्योरेंस करवाया था और उसने वो चीज़ को बाद में बेच दिया, सेल ऑफ कर दिया, तो ये नहीं होगा कि उसको इंश्योरेंस उसको मिल जाएगा. इंश्योरेंस उसको ही मिलेगा जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है. ठीक है, जैसे इन्होंने ये फिर एग्जाम्पल भी आपको दे दिया है. ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है कि, हाँ जी, हाँ जी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति. क्षतिपूर्ति का मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये नहीं है कि आपको फुल अमाउंट का आपको क्लेम देगी. उस वक्त इंश्योरेंस कंपनी ये देखेगी कि आपको नुकसान कितना हुआ है. आपका एक लाइफ इंश्योरेंस के केस में, लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता. अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो जितने भी अमाउंट का उसने इंश्योरेंस करवा रखा है वो पूरा अमाउंट उसके जो सर्वाइवर्स हैं उनको मिल जाता है. लेकिन अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, या आपने कोई व्हीकल इंश्योरेंस करवा रखा है, या आपने अपना सामान का स्टॉक का इंश्योरेंस करवा रखा है, तब ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, देखिए जैसे ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फायर और मैरीन. फायर और मैरीन इन्होंने, क्योंकि आपके सिलेबस में मेनली फायर और मैरीन है, तो ये फायर और मरीन मतलब जो शिप से सामान जाता है, तब जब बाय जो जब सी वॉयज़ के थ्रू जब सामान जाता है तो जो इंश्योरेंस करवाया जाता है वो हमारे ये जो है बिजनेस इंश्योरेंसेस में आता है, इसलिए आपके सिलेबस में. लेकिन ये चीज़ें अप्लाई सब जगह होती हैं.
कि फायर और मरीन इंश्योरेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी है। बेटा यहाँ पर आप ध्यान रखना, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या है कि इंश्योरर अंडरटेक्स टू पुट द इंश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ लॉस इन द सेम पोजीशन दैट ही वाज that he occupied immediately before the happening of the event insured against। कि इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योर्ड को ये श्योरिटी देती है कि हम अगर कोई दुर्घटना हो गई तो उस दुर्घटना के होने से पहले आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी हम आपको उसी कंडीशन में रखेंगे। मीन्स कि नो बडी कैन टेक बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ द इंश्योरेंस। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द इंश्योरर अंडरटेक्स टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर द लॉस कॉज्ड टू हिम her due to damage or destruction of property insured. The compensation payable and the loss suffered are to be measured in terms of money। ठीक है, यहाँ पर ये जैसे मान लो अगर किसी ने 5 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है अपनी कार का, लेकिन उसकी कार को कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको पूरे 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। उसको कंपनी देखेगी उसको एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, उसको वो मनी टर्म्स में मेजर करेगी और फिर वो उसको कंपनसेशन देगी। तो देखो ये क्लियर लिखा हुआ, द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। उसमें अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो जितना भी अमाउंट उसने इंश्योर करवा रखा है वो फुल अमाउंट उसके सर्वाइवर्स को मिल जाता है। लेकिन जो अदर जितने भी जनरल इंश्योरेंसेज हैं बाकी सब में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई होता है। तो बेटा ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आपको एग्जाम्पल दे दिया तो पूछा जा सकता है किस में क्या मिलेगा, या कई बार इसका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जैसे आ जाता है कि एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी का 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया था और जो है उसकी गाड़ी में 20,000 रुपीज़ का उसको मॉनेटरी लॉस हुआ, तो बताइए इसमें उसको कितना लॉस मिलेगा। तो आप उसका आंसर दोगे 20,000। अच्छा, एक और इसमें प्रिंसिपल है उसका भी आता है क्वेश्चन, अभी आता है बताती हूँ मैं उसका। इसके बाद है प्रॉक्सीमेट कॉज। प्रॉक्सीमेट कॉज का मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी जब कोई भी दुर्घटना होगी तो उस दुर्घटना के होने पर उसका नियरेस्ट रीज़न देखेगी कि ये जो दुर्घटना हुई, जो एक्सीडेंट हुआ या जो भी लॉस हुआ, उसका रीज़न क्या था। अगर वो रीज़न इंश्योरेंस पॉलिसी के कॉन्ट्रैक्ट में आता होगा तभी कंपनी उसको क्लेम को एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने अपनी सी वॉइस का, जिस समुद्र से उसका शिप जा रहा है, सी थ्रू सी उसका ओशियन से जो है शिप जा रहा है और उसने उसका इंश्योरेंस करवा रखा है अगेंस्ट सी पेरिल्स। सी पेरिल्स मतलब समुद्र में होने वाले, जैसे तूफान आ गया, सुनामी आ गया या कोई आइसबर्ग आ गया जिसके कारण शिप टकरा गया, तो उसने सी पेरिल्स के अगेंस्ट उसने अपने शिप को इंश्योरेंस करवा रखा है। अब समुद्र में क्या होगा मेनली कि शिप के डूबने के ही चांसेस है, सामान के ख़त्म हो जाने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अब शिप में किसी भी रीज़न से होल हो गया और होल होने के कारण शिप नीचे सिंक कर गया, डूब गया। अब ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी उसको कोई क्लेम नहीं देगी क्योंकि यहाँ पर शिप के डूबने का जो नियरेस्ट रीज़न था वो होल इन द शिप था। जो होल हो गया था उसके कारण शिप डूब गया, उसके कारण शिप में पानी भर गया होल होने से, और जिसके कारण वो शिप डूब गया। तो ऐसे में कंपनी उसको कोई क्लेम नहीं देगी। ठीक है, तो ये फॉर सच लॉसेज एज आर कॉज बाय द पेरिल्स विच आर स्टेटेड इन द पॉलिसी। पेरिल्स मतलब कि वो सारी दुर्घटनाएं जिनके कारण आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, अगर वो पेरिल्स जो है उसके नियरेस्ट रीजन में आएगा तभी माना जाएगा। when the loss is the result of 2 or more causes, या जैसे दो घटनाएं हुई कि होल भी हो गया था शिप में और साथ में जो हमारा कवरिंग जो रीज़न था वो भी हो गया। तो द प्रॉक्सिमेट कॉज मीन्स द डायरेक्ट, द मोस्ट डोमिनेंट एंड द मोस्ट इफेक्टिव कॉज ऑफ विच इज़ द लॉस इज़ द नेचुरल कंसिक्वेंस। तो अब हम देखेंगे कि सबसे डायरेक्ट और सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न क्या रहा, उसको हम देखेंगे। अगर वो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी में आता होगा तभी आपको उसका क्लेम मिलेगा। बेटा यहाँ पे मिसहैप वर्ड जो लिखा है इसका मतलब क्या है, दुर्घटना। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा सब प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन।
सब्रोगेशन का मतलब है, इसको हम लिखेंगे, देखिए इसको आपको कहीं पर मिलेगा लिखा हुआ, स्टेपिंग इन द शू ऑफ अदर्स, कि इट रेफर्स टू द राइट ऑफ द इंश्योरर टू स्टैंड इन द प्लेस ऑफ द इंश्योर्ड, कि आफ्टर सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम, कि अगर क्लेम का सेटलमेंट हो गया, इसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योर्ड की का प्लेस ले लेगी, यानी कि इंश्योर्ड को जितने भी राइट्स हैं वो सारे राइट्स इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए जाएंगे। मतलब कि जैसे सपोज किसी ने क्रेडिटर ने, क्रेडिटर मतलब लोन लेने वाला व्यक्ति, लोन लेने वाले व्यक्ति ने अपने डेट्स का इंश्योरेंस करवा रखा है। डेट्स मतलब उसने जो उधार दे रखा है, जैसे बैंक्स वगैरह ने अपने लोन्स मान लो इंश्योर्ड करवा रखे हैं, और डेटर ने वो पैसे देने से इनकार कर दिया, या डेटर ने किसी भी तरह से वो बेड डेट्स हो गए, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्रेडिटर को सेटलमेंट कर दिया, तो अब इंश्योरेंस कंपनी जो है क्रेडिटर का की प्लेस ले लेगी। या अगर हम बात करें सी वॉइस में, अगर एक सी पेरिल्स के कारण एक सी जो है डूब गया और इंश्योरेंस कंपनी ने उसको फुल क्लेम दे दिया, इसके बाद जो भी जो शिप का जो भी वो बचेगा, रैकेज बचेगा, जो शिप का जो सामान बचा हुआ, मलबा जिसको बोलते हैं हम, रैकेज जो बचेगा, उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी विल हैव राइट ओवर द रैकेज ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है, एज फार एज द राइट ऑफ इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम एन अल्टरनेट सोर्स इज इन्वॉल्व। जैसे है ना कि अगर आपने आप फिर उसमें से मान लो आपने एक बार जब पेमेंट कर दी है, तो इसके बाद आपको लगता है कि किसी भी तरह से रिकवरी हो सकती है कुछ सामान की, तो वो सारे रिकवरी के राइट्स जो है इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाएंगे। और ये वाला जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन भी लाइफ इंश्योरेंस पर अप्लाई नहीं होता, ये केवल जनरल इंश्योरेंसेस पर अप्लाई होता है। ठीक है, आफ्टर द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड फॉर द लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय हिम हर, द राइट ऑफ ऑनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पास ऑन द इंश्योरर। बेटा आवाज आ रही है मेरी आपको सबको? यस मैम। हाँ जी, ठीक है। हाँ बताइए, मैंने कौन कौन से प्रिंसिपल करवा दिए हैं अभी तक? बताओ बेटा, कौन कौन से प्रिंसिपल हुए हैं अभी अभी की क्लास में? मैम सब्रोगेशन। सब्रोगेशन तो चल रहा है, इससे पहले प्रॉक्सिमेट कॉज करवाया है मैंने। यस मैम प्रोक्सिमल। हाँ जी, प्रॉक्सिमेट कॉज प्रिंसिपल में क्या बताया गया है? क्या कहता है ये प्रिंसिपल, बताओ। क्लास सुन नहीं रहे थे आप लोग, सिर्फ एडमिट हो रहे हो क्लास में? बताओ बेटा, प्रॉक्सिमेट कॉज में क्या जो बताया लॉस है? होते हैं सिर्फ उसी को पे करते हैं ये। हाँ जी, मैम जो सिर्फ लॉस होते हैं सिर्फ उसी को रिकवर करते हैं। नहीं मैंने ये नहीं बताया आपको प्रॉक्सिमेट कॉज में। मैंने आपको बताया लॉस होने का कारण देखा जाता है कि ये लॉस हुआ, उसका कारण क्या था, क्या उसका रीज़न था। अगर वो रीज़न जिसके कारण लॉस हुआ वो इंश्योरेंस में कवर्ड है, तभी आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जैसे अगर एक शिप सी पेरिल्स के अगेंस्ट इंश्योर्ड था, समुद्री दुर्घटनाओं के अगेंस्ट इंश्योर्ड था, लेकिन शिप ओवरलोड होने के कारण, ओवरलोड समझते हो? ओवरलोड होना मतलब? यस मैम। हाँ जी, मैम जब सामान ज्यादा भर जाता है। हाँ, शिप जो है ओवरलोड होने के कारण शिप सिंक हो गया, डूब गया, तो आप बताओ उसको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैम नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्यों? क्यों नहीं मिलेगा? मैम वो क्योंकि उसके रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज में नहीं है। हाँ, नहीं, रूल उसकी जो पॉलिसी ली थी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में अगर उसने ये चीज़ लिख रखी होगी तो मिलेगा। लेकिन अब मैंने क्या कहा, उसने तो सी पेरिल्स, सी पेरिल्स मतलब समुद्री नेचुरल दुर्घटनाओं के अगेंस्ट इंश्योरेंस करवा रखा था, लेकिन अब उसमें उसने कंपनी ने ये पाया गया कि कंपनी ने सामान ओवरलोड कर रखा था और इसके अगेंस्ट उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में वो लोडिंग नहीं थी, तो उसको कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। और ये कौन से प्रिंसिपल के कारण? प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रोक्सीमेट। ठीक है, हाँ जी। ये स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स, ये कौन से प्रिंसिपल में अप्लाई होता है? स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स।
प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स, कि वंस द कंपनी मेक्स द क्लेम, पेमेंट ऑफ द क्लेम, इट विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड, वो इंश्योर्ड की जगह ले लेगी, यानी कि उसको जितने भी राइट्स हैं उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट उसने क्लेम पे कर दिया है, उसके अगेंस्ट जितने भी राइट्स हैं, रिकवरी के राइट्स, मतलब उसको लगता है कि कुछ तो मिलेगा, वो सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी के पास सारे राइट्स चले जाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि मान लो शिप डूब गया, बाद में शिप का मलबा निकला, अभी आप सुनते हो ना कई बार कि टाइटैनिक का मलबा अभी तक निकल रहा है, या किसी और शिप का मलबा अभी भी निकल रहा है, तो जो भी मलबा निकला वो भी बहुत कॉस्टली होता है, वो भी मार्केट में सेल हो सकता है, जो भी उसके बचे हुए पार्ट्स हैं, बचा हुआ सामान है, तो उस सब के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी का राइट हो जाएगा, और इंश्योरेंस कंपनी उसको सेल करके अपना जो है रिकवरी कर सकती है। ठीक है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसमें से आपका एक न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ये कहता है कि एज पर दिस प्रिंसिपल इट इज़ द राइट ऑफ एन इंश्योरर हु हैज़ पेड claim under an insurance to call upon other liable insurers to contribute for the loss of payment, कि मान लो ये भी जो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन भी लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता। ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति मान लो अपनी एक ही चीज़ को दो तीन जगह से उसने इंश्योरेंस करवा लिया सपोज। ठीक है। जैसे कई बार हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस है दो तीन कंपनीज से ले लेते हैं, या हमने अपनी प्रॉपर्टी को सपोज दो तीन जगह से इंश्योरेंस करवा लिया, तो क्या होगा, मान लो लॉस हो गया प्रॉपर्टी को, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सारी अदर इंश्योरेंस कंपनीज से उसमें लॉस के अमाउंट को मिलकर पूरा करेंगी। मतलब ये नहीं है कि आप तीनों, मान लो एक व्यक्ति ने अपनी एक कार का इंश्योरेंस तीन कंपनीज से करवा लिया, तो तीनों कंपनीज से वो क्लेम ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। उसको क्लेम तो एक कंपनी दे देगी, लेकिन वो कंपनी फिर जो बाकी की जो दो कंपनीज हैं उनसे कंट्रीब्यूशन लेगी, यानी कि उस क्लेम को तीनों मिलकर पूरा करेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने इंश्योरेंस करवा रखा है तो वो तीनों कंपनी से क्लेम ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। इट इम्प्लाइज दैट इन केस ऑफ डबल इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस का मतलब क्या है बेटा, जब एक ही चीज़ को हमने एक से ज़्यादा लोगों से इंश्योर करवा रखा हो, तो द इंश्योरेंस insurers are to share the losses in proportion to the amount insured by each of them। इसका बेटा एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लो कि एक कंपनी है ए और बी, उससे उन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो आपको एक से उसने 3 लाख का करवा रखा है, एक से उसने 5 लाख का करवा रखा है, लॉस हो गया, यानी उनकी रेशो हो गई 3:5 की। ठीक है। कंपनी ए है उससे उसने 3 लाख का लॉस इंश्योरेंस करवा लिया, कंपनी बी है उससे उसने 5 लाख का करवा लिया, रेशो हो गई 3:5। ठीक है। अब एक्चुअल में जो है एक्सीडेंटल लॉस हो गया, और लॉस में मान लो 80,000 रुपये का उसको लॉस हुआ, तो कंपनी ए कितना पे करेगी और कंपनी बी कितना पे करेगी, तो आपको कैलकुलेट करके बताना होगा। तो इसका आंसर होगा कंपनी ए विल पे 30,000 एंड कंपनी बी विल पे 50,000, उसको टोटल 80,000 रुपीज़ ही मिलेगा। समझ गए ये। इसका आपका एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है। इन केस देर इज अ लॉस व्हेन देर इज मोर देन वन पॉलिसी ऑन द सेम प्रॉपर्टी, द इंश्योर्ड विल हैव नो राइट टू रिकवर। देखो ये हो गया, द इंश्योर्ड विल हैव नो राइट टू रिकवर मोर देन द फुल अमाउंट ऑफ हिज एक्चुअल लॉस। ठीक है। कि इंश्योर्ड को कोई राइट नहीं है कि वो अपने एक्चुअल लॉस से अमाउंट ज़्यादा रिकवर कर सके। इफ द फुल अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम वन इंश्योरर, द राइट टू ऑब्टेन फर्दर पेमेंट फ्रॉम द इंश्योरर विल सीज, वो दूसरी कंपनी से पैसा क्लेम नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन मतलब यहाँ पर है कि हमें मिटिगेट करना, मिटिगेट मतलब अपने जो लॉस है उसको मिनिमाइज करना। ठीक है। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि ये नहीं है कि आपने अगर किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवा रखा है तो आपको लॉस को होने नहीं देना। आपको, अगर आपने इंश्योरेंस करवा भी रखा है तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए सभी रीजनेबल स्टेप्स लेंगे। जैसे अगर गोडाउन में आग लग गई आपके, तो अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा होता तो आप इमीडिएटली फायर इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करते। ठीक है। अब ये नहीं होना चाहिए कि आपने, अब क्योंकि आपने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा रखा है तो आपने फायर इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन ही नहीं किया, या फ़ोन करने में आपने डिले कर दिया। अगर ऐसा पाया गया कि आपने डिले कर दिया, जानबूझकर आपने लॉस को
बढ़ने दिया, लॉस का अमाउंट बढ़ने दिया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमेशा जब भी इंश्योरेंस का कोई क्लेम जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है और वो देखती है कि आपने उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए पहले। ठीक है, तो अगर ऐसा पाया गया कि जो इंश्योर्ड है उसने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, लॉस को मिनिमम करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाए, प्रूडेंट स्टेप, प्रूडेंट मतलब एक सही आदमी को उठाने चाहिए, तो वो स्टेप्स नहीं उठाए तो उसको उसका वो क्लेम जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देखो जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है ना, सपोज गुड्स केप्ट इन अ स्टोर हाउस कैच फायर, देन द ओनर ऑफ द गुड्स शुड ट्राई टू रिकवर द गुड्स एंड सेव देम फ्रॉम फायर टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज। द इंश्योर्ड मस्ट, देखो ये वाली जैसे ना लाइन आपको एज इट इज क्वेश्चन में दी जा सकती है कि बताइए कौन सा प्रिंसिपल है। द इंश्योर्ड मस्ट बिहेव विद ग्रेट प्रूडेंस एंड नॉट बी केयरलेस। ग्रेट प्रूडेंस मतलब एक सही दिमाग वाले व्यक्ति को जो काम करना चाहिए था वही काम उसने इंश्योरेंस के केस में भी किया होना चाहिए, उसको उस वक्त लापरवाही नहीं दिखानी। इफ रीजनेबल केयर इज नॉट टेकन देन द क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी में बी लॉस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने 7 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो अंडरस्टूड माने जाते हैं कि जब भी आप कोई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो आपको इन चीज़ों को एज्यूम करना है कि हाँ हमें ये सब चीज़ें करनी ही हैं। देखो एक तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ हो गया, ये सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में अप्लाई होता है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो, हेल्थ इंश्योरेंस का हो या जनरल इंश्योरेंस हो, सब में आपको अपने मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करने ही करने हैं। दूसरा प्रिंसिपल है आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये भी आपका लाइफ इंश्योरेंस में भी अप्लाई होता है और साथ में अदर इंश्योरेंसेज में भी अप्लाई होता है कि आपने किसी भी चीज़ का उस चीज़ का आप इंश्योरेंस करवा सकते हो जिसके होने से आपको फ़ायदा हो और ना होने से आपको कोई मॉनेटरी लॉस होने के चांसेस हो। तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ये आपका लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता बट अदर इंश्योरेंसेज में अप्लाई होता है कि इसके अकॉर्डिंगली क्या है, आपको केवल उतना ही इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है जितना आपको लॉस हुआ है, आप उससे ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते। चौथा है प्रॉक्सीमेट कॉज, ये सभी प्रिंसिपल्स इंश्योरेंसेज में अप्लाई होता है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या अदर इंश्योरेंसेज। इसमें देखा जाएगा कि आपको लॉस का नियरेस्ट रीज़न क्या रहा, अगर वो नियरेस्ट रीज़न आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में आता है तभी आपको क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, ये आपका लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होगा लेकिन बाकी अदर इंश्योरेंसेज में ये अप्लाई होगा, जिसमें आपको जो है राइट है, उसकी जो रैकेज है, जो बचा हुआ सामान है उसके ऊपर जो राइट है वो इंश्योरेंस कंपनी का हो जाता है, ऑनरशिप राइट जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन भी इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होगा लाइफ इंश्योरेंस में, बट अदर इंश्योरेंसेज में प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें भी ये अप्लाई होता है। और प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन, ये सभी लाइफ इंश्योरेंसेज हो चाहे जनरल इंश्योरेंसेज हो, सब में प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन भी अप्लाई होगा। तो इस तरीके से ये आपको मैंने सारे प्रिंसिपल्स करवा दिए हैं और ये आपसे अलग से इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस का अलग से दिया हुआ है, लेकिन ये मैंने आपको लाइफ इंश्योरेंस का जो पार्ट है वो मैंने उसी वक्त करवाया था जिस वक्त आपको ये मैं सारे प्रिंसिपल करवा रही थी, उसी वक्त आपको लाइफ इंश्योरेंसेज में अलग से बताती जा रही थी। ठीक है, तो इसमें आप इसको आप कर लेना सब चीज़ों को, और इसमें ख़ास तौर पर आप डेफिनेशंस कर लेना, व्हाट इज़ प्रीमियम, व्हाट इज़ पॉलिसी, हु इज़ इंश्योर्ड, हु इज़ इंश्योरर, और ये आपको एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। और एक इसमें ये भी आता है क्वेश्चन कि विच जो लाइफ इंश्योरेंस इज़ कॉल्ड द इंश्योरेंस ऑफ एश्योरेंस, इट इज़ नॉट इंश्योरेंस बट एश्योरेंस, क्योंकि इसमें आपको एश्योरेंस मिलती है, ये इसमें आपको कहीं पर वर्ड दिखाई देगा, तो वो आप ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, या ये भी आ जाते हैं कि कौन कौन से, जैसे देखो ये कह रहा है द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सारी चीज़ें होनी चाहिए, इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ये सब चीज़ें आपको दे रखी हैं। ठीक है, इसको आप कर लेना, अभी नेक्स्ट टॉपिक में अभी आज के बाद करवाती हूँ।